नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम मौलिक अधिकार का प्रैक्टिस सेट यानी मतलब पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट दूसरा करने वाले हैं। अगर आपने हमारा पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने उसमें सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी बताया है और उसके जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं, जो ऑप्शन जिस आर्टिकल से संबंधित हैं उसको भी मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है? तो आपसे उसको एक आइडिया आपको लगेगा कि परीक्षाओं में कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है? और कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मौलिक अधिकार। तो कल भी हमने इसी को किया था। आज का ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। अगर आप रेलवे, अभी हमारा जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के एग्ज़ामों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सिलेबस है लगभग सेम ही है। ठीक है? तो आज का पहला प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो पहला प्रश्न है कि नियुक्ति में वरीयता की बात किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में कही गई है? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल नंबर 16 के सबसेक्शन 5 में कही गई है, या आर्टिकल 19 के सबसेक्शन 1 में कही गई है, या आर्टिकल नंबर 16 के सबसेक्शन ए में 1 में कहा गया, या 19 के 1 के बी में कहा गया है? तो आप क्या बताएंगे? जो नियुक्ति में वरीयता की बात की गई है वो ऑप्शन नंबर ए यानी आर्टिकल नंबर 16 के 5 में इसकी बात की गई है। ठीक है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आर्टिकल नंबर 16 के 6 के सबसेक्शन 6 में क्या बात कही गई है, तो आप कहेंगे ईडब्ल्यूएस को 10% जो आरक्षण देने की बात कही गई है वो इसी आर्टिकल में कही गई है। किस आर्टिकल में? 16 के 6 में। ठीक है? आर्टिकल नंबर 16 के सबसेक्शन 6 में इसकी बात की गई है। क्या की गई है? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात की गई है। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बताएंगे? इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन। और आपसे ये पूछे जो ईडब्ल्यूएस का जो 10% लाने वाला ये जो था, ये किसके सिफारिश पे था? ये किस आयोग की सिफारिश पर ये 10% का आरक्षण जनरल कैटेगरी वालों के लिए आया था? तो आप क्या कहेंगे? ये जो आया था ये सिंघो आयोग की सिफारिश पर आया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है? सिंघो आयोग की सिफारिश पर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात इसमें की गई है, यानी इसी के सिफारिश पर ये आया था। ठीक है? ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म बता दिया, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन। और इसमें जो बात की गई थी ईडब्ल्यूएस किनको मिलेगा? जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, यानी भूमि नहीं होनी चाहिए, और जो उनकी फैमिली की जो इनकम है, यानी पूरी फैमिली, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं की गई। परिवार की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक 8 लाख से कम होनी चाहिए, वो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? ईडब्ल्यूएस लगा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल नंबर 19 में क्या है, इसका जवाब तो पहला ही हो गया। अगर आर्टिकल नंबर 19 के 1 में बात करें तो इसमें कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। तो आप अपनी बातों को कैसे-कैसे व्यक्त कर सकते हैं? जैसे आपसे कहें कि आपको ये स्वतंत्रता मिली है, आपको ये फ्रीडम मिली है, कौन से आर्टिकल में? 19 के 1 में, कि आप कुछ अपनी बातों को, विचारों को प्रकट कर सकते हैं या उसको स्प्रेड कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आप कौन-कौन से तरीके से, यानी कौन-कौन से तरीके से आप कर सकते हैं? तो आप कहेंगे हम अपने विचारों को या तो बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, या तो लिख कर सकते हैं। बोल कर भी कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, या किसी संकेत के माध्यम के भी द्वारा हम अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है? ठीक है? अगर हम आर्टिकल नंबर 16 के 1 में बात करें तो उसमें क्या बात कही गई कि लोक नियोजन के अवसर पर समता। लोक नियोजन के अवसर पर समता में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे भर्ती, आपकी कोई भर्ती आई, ठीक है? जिसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। आप जैसे कोई नौकरी पे लग गए, पहले देखिए इसमें जो बात की गई है 16 के 1 में, जिसमें जैसे हो गया कि भर्ती आती है, ठीक है? वैकेंसी जिसको कहते हैं। फिर जब आपकी नौकरी उसमें लग जाएगी तो क्या होगा, उसमें छुट्टी भी होती है कुछ, ठीक है? 1 या 2 दिन के साथ छुट्टी होती है हफ्ते में, तो उसका भी वर्णन इसमें मिलता है। अब
प्रमोशन, जैसे आप किसी छोटे पद पर हैं, ठीक है, तो आपका प्रमोशन होने लगता है जब आप एक्सपीरियंस गेन करने लगते हैं, ठीक है। जब आप ज़्यादा वर्ष के मतलब हो जाते हैं, थोड़ा आपको समय देने लगते हैं अपने काम को डिपार्टमेंट में, तब आपका प्रमोशन होने लगता है, तो ये भी इसी में के अंतर्गत आता है। और पेंशन, जब आप रिटायर हो जाते हैं अपने काम से, ठीक है, अपनी नौकरी से जब रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन भी आपको मिलता है। तो जो ये भर्ती की बात की गई है, भर्ती हो गया, आपका अवकाश यानी छुट्टी जो हो गया, हॉलीडे हो गया, आपका मतलब प्रमोशन, और एक होता है पेंशन, ये जो चारों चीज़ें हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगी आर्टिकल नंबर 16 के 1 में। अगर हम इसमें बात करें कि आर्टिकल 16 के 1 के बी में क्या बात कही गई है, तो आप इसका जवाब बताइए कि हम इसका जवाब बताएं कि आर्टिकल नंबर 16 के 1 के बी, सॉरी 16 नहीं है यार, ये 19 का 1 का बी है, तो आप इसका क्या जवाब बताएंगे? तो आप कहेंगे इसमें इसमें क्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें जो है कि सभा हम कोई कर सकते हैं, कोई सम्मेलन हम कर सकते हैं, जिससे सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस कहते हैं, सभा को मीटिंग, कोई मीटिंग करने की भी होती है कि नहीं स्वतंत्रता, ठीक है। कोई अपना सभा कर रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई अपना जुलूस निकाल रहा है, जिसको प्रोसेशन मतलब कहते हैं, ठीक है। तो इसकी बात जो कही गई है वो आर्टिकल नंबर 19 के 1 के बी में कही गई है, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है। क्या सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है? बिल्कुल। अगर वहाँ पे कुछ भगदड़ हो जाए, जैसे आज जुलूस निकाला जाता है, तो वहाँ पे भगदड़ हो जाए तो उसको मतलब प्रतिबंध भी कर सकती है। तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रतिबंध करेगी? तो वो आर्टिकल 19 के 3 के अंतर्गत वो प्रतिबंध करेगी, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, आर्टिकल 21 में क्या बात कही गई है? मैं आपसे पूछूं कि आर्टिकल 21 में क्या बात की गई है, तो इसमें कही गई प्राण दोहरी क्षति से संरक्षण, आप कहेंगे नहीं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें एक केस हुआ था ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट के बीच में सन 1950 में एक केस हुआ था। इसमें एक केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि जीवन के अधिकार यानी जीवन जीने का अधिकार जो है उसकी एक लिमिट तक व्याख्या की थी, कि जीवन का मतलब व्याख्या क्या है, मतलब जीवन का अधिकार की व्याख्या एक तरह से आप कैसे करेंगे कि जीवन है क्या, तो ठीक है। तो ये 1950 में एक मतलब सीमित लिमिट में रहकर, थोड़े में रहकर जीवन की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की थी। कौन से केस में? ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट सन 1950 में, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बीच में, ठीक है। फिर कुछ सालों बाद, लगभग 28 साल बाद एक केस हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सन 1978 के बीच। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 हुआ था, तो इसमें जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की थी। जीवन का मतलब ये थोड़ी ना है कि केवल हम जी रहे हैं। अब जैसे कोई गरीब है, उसको ना मतलब उसकी शिक्षा पूरी हो पा रही है अच्छे ढंग से, उसको खाना अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है, ठीक है। और उसको अच्छा मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है, उसको अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसको हर जगह से शोषण उसका किया जा रहा है, तो क्या ये जीवन है? आप कहेंगे नहीं। जीवन का मतलब होता है, तो इसमें जो बात की गई थी ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में ये हुआ था सन 1978 में, तो इसमें जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या, एकदम डिटेल में व्याख्या इसमें की गई थी कि जीवन के अधिकार में जीवन को जीने के लिए क्या-क्या चाहिए। तो देखिए, एक होता है सतत विकास, माँ बनने का अधिकार सभी का होता है, एक भी जीवन का एक हिस्सा है। निःशुल्क कानूनी सहायता, कोई केस उस हो जैसे कानूनी सहायता आप लेना चाहें तो वो आपको फ्री में मिले, तो ये होता है निःशुल्क कानूनी सहायता। तो कोई, अरे ये भी तो जीवन में ही आएगा। मान लीजिए आपके घर में कोई चोरी कर दिया, फिर ना आप सोचेंगे कि जाकर हम केस लड़ें, मतलब पुलिस स्टेशन में जाकर केस करें कि हमारा चोरी हो गया है। तो अगर पुलिस भी आपसे पैसा लेता है, तो जब ऐसी-ऐसी प्रक्रिया धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी, तो वो भी तो सोचेगा हमारा तो पैसा इसमें लग रहा है, यानी ये जीवन की व्याख्या मतलब जीवन की विस्तृत व्याख्या नहीं थी इसमें।
तो इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है हमें, आजीविका का अवसर मिलता है, शांति का अधिकार, जीवन के अधिकार में ये सभी आते हैं, ठीक है। और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, साफ पानी, जीवन का अधिकार तो है, अब जी रहे हैं और गंदा पानी पी रहे हैं तो ये थोड़ी ना कोई जीवन है। साफ पानी, स्वच्छ वातावरण, निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, हेल्थ का अधिकार और विदेश कहीं घूमने का अधिकार, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगला देखें, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ना। फिर अगला देखें कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई है। जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, तो उसकी जो बात की गई है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत कही गई है। तो क्या आर्टिकल नंबर 29 में कही गई है, या आर्टिकल नंबर 29 के 1 में कही गई है, या किस में कही गई है। तो आप क्या बताएंगे। तो ये किसकी बात की गई है, आर्टिकल नंबर 29 में कि आर्टिकल नंबर 29 के 1 में। तो आप इसका जवाब बताइए, फिर हम उसको इसका जवाब आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो आर्टिकल नंबर 29 होगा, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। जैसे अल्पसंख्यक होते हैं, तो मैं आपसे पूछूं अल्पसंख्यकों की संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देश में भाषा बोली जाती है तो उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं कि हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, उसमें कितने माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, यानी अल्पसंख्यक थोड़े कम है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी जो बोली जाती है अपने देश में लगभग 53 करोड़ के लगभग बोली जाती है। बंगाली लगभग 9 करोड़ 70-80 लाख के बीच बोली जाती है। मराठी, तो इस अनुसार हम बांट लेंगे कि जो अल्पसंख्यकों की संख्या है वो भाषा में सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदी की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी सबसे मतलब हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 53 करोड़ के लगभग है, ठीक है। तो इनके हितों का संरक्षण किया गया है आर्टिकल नंबर 29। बस आप इतना जानते रहिएगा, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और आर्टिकल नंबर 29 के 1 में ये बात कही गई है कि जैसे भारत में किसी भी निवास करने वाले नागरिक जो हैं वो मतलब किसी भी वर्ग के हों, वो अपनी भाषा और लिपि या संस्कृति उनके संरक्षण का अधिकार होगा, ठीक है, उनके संरक्षण का उनको अधिकार मिलेगा। अगर आर्टिकल नंबर 29 के 2 में बात की करें तो राज्य द्वारा पोषित जो शैक्षणिक संस्था है वो केवल जो मतलब भाषा है, मूल वंश है और उनके जाति के आधार पर उनको वंचित नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 30 के 1 में बात की गई है कि सभी जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यानी अगर वो कोई संस्था खोलना चाहते हैं, कोई स्कूल खोलना चाहते हैं तो वो उनको भी अधिकार होगा। चाहे वो अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्पसंख्यक 2 तरीके के हो सकते हैं, एक धार्मिक में हो जाएंगे, एक भाषा में हो जाएंगे, ठीक है। अगर जैसे अपने भारत की बात करें तो अगर मैं बात करूं कि जो धर्म के मामले में है, यानी धार्मिक जो है, तो सबसे ज़्यादा जो अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगर मेजॉरिटी की बात करें, सबसे बहुसंख्यक जो है वो हिंदू हैं। तो हमने मतलब किसके आधार पे बात की, धार्मिक धर्म के आधार पर। अगर भाषा के आधार पर बात करें तो जो अगर हिंदी विषय की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी और सबसे कम बोली जाती है तमिल, उसके पहले तेलुगु, उसके पहले मराठी, फिर बंगाली, फिर सबसे ऊपर हिंदी। अगला देखें कि सेना अधिनियम कब आया। आप इसका जवाब बताएंगे, हम इसका जवाब नहीं बताएंगे, ठीक है, कि आप बताएंगे कि सेना अधिनियम कौन से सन में हमारा आया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न, इसका जवाब बताइए, पुलिस बल अधिनियम कब आया, ठीक है, पुलिस बल अधिनियम ये कब आया था, आप इसका जवाब आप बताइएगा, ठीक है, कि हम इसका जवाब बताएं। तो पुलिस बल जो अधिनियम कौन से सन में आया था, क्या 1966 में आया था, या 1988 में, या 1965, या 1698। तो जो इसका राइट आंसर होगा पुलिस बल अधिनियम वो 1966 में आया था, ठीक है। कब आया था, 1966 में। आप इसका जवाब बताएंगे कि नहीं, सेना अधिनियम कब आया। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा सन 1950 में। सेना अधिनियम सन 1950 में आया था और 1966 में
पुलिस बल अधिनियम। अगर मैं बात करूं कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब आया, बंधुआ मजदूरी अधिनियम की बात करें तो क्या सन 1976 में आया, या 1989 में आया, या 1948 में आया, या 1970 में? तो जो इसका सही जवाब होगा बंधुआ मजदूरी अधिनियम सन ये 1976 ईस्वी में ये आया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखें, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात करें तो क्या 1989 में, या 1975, या 1976, या 1948? तो इसका सही जवाब होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो आया था वो सन 1948 ईस्वी में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविदा श्रम अधिनियम। ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई, देखिए बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। संविदा श्रम अधिनियम ये फंडामेंटल राइट्स के ही पार्ट है, सभी इसी में है मतलब। तो ये जो संविदा श्रम अधिनियम है सन 1979 में आया था क्या? नहीं, 1970 में, या 1956 में, या 1955 में? तो इसका राइट आंसर होगा सन 1970 में संविदा श्रम अधिनियम आया था। अगला देखें, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कब आया था? बाल एवं किशोर अधिनियम कब आया था? तो इसका जवाब आप बताइए कि इसका सही जवाब हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, मैं आपको कुछ देर में बता रहा हूँ, पहले आप इसका जवाब बताइए तब। तो आया जवाब क्या 2015 में, या 1986 में, या 1971, या 1986 में? तो बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम ये जो आया था वो सन 1986 में आया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है लास्ट क्वेश्चन है कि गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? यानी किसी को अगर गिरफ्तार कर लिया गया उसके बचाव के लिए जो मतलब संरक्षण के लिए वो किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? क्या आर्टिकल नंबर 22 में, या 21 में, या 26 में, या 12 में? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 22 में इसकी बात की गई है। तो गिरफ्तारी किन किन तरीक़ों से हो सकती है? तो आप कहेंगे क्या अपराध करने के बाद गिरफ्तारी होगी या अपराध करने से पहले? तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे कि दोनों तरह से। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति अपराध कर दिया, ठीक, तब तो उसकी गिरफ्तारी निश्चित है, तो गिरफ्तार होगा ही। अगर मान लीजिए वो अपराध करने से पहले उसको गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? मान लीजिए कोई है जो मतलब सरकार को ये पता चला कि ये इस जगह हमला करने वाला है ये व्यक्ति, ठीक है? सरकार को पता है कि ये व्यक्ति इस जगह हमला करने वाला है, तो उसको पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि भारी नुकसान ना हो आगे जाके, तो उसको पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जो अपराध के बाद में जो संरक्षण की जो बात की गई, जैसे अपराध के बाद होती है गिरफ्तारी, तो वो कौन-कौन से आर्टिकल होंगे? 22 का 1 होगा, 22 का 2 होगा और 22 का 3। ये जो आर्टिकल होंगे ये अपराध के बाद के होंगे, और अपराध के पहले या शंका के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है? ये जो होगा वो 22 का आर्टिकल नंबर 4, 22 का आर्टिकल नंबर 22 का 5, 22 का 6 और 22 का 7, ठीक है? ये अपराध के बाद की बात की गई है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाते रहिएगा, और अगली हमारे प्रैक्टिस सेट अगर वन नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा, ये डेली प्रैक्टिस सेट चलने वाला है, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? और ये भी बताइएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो आया, आप बताएँगे, लेकिन ये लागू किस सन में हुआ था, ये भी बताएँगे, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, फिर से प्रश्न सुनिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया और यह लागू कब हुआ? आने के बाद लागू तो होगा ही ना? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है?